हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है मध्यकालीन भारत में शिक्षा। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। एक वैदिक शिक्षा से रिलेटेड था और एक बौद्धकालीन शिक्षा से रिलेटेड था। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे आज मध्यकालीन भारत में शिक्षा, यानी कि जो मुस्लिम काल था उस समय हमारे भारत में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी, इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो ये मध्यकाल था इसको हम 1200 AD से 1700 AD तक मानते हैं। सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा के भारत में सबसे पहले जो मुस्लिम साम्राज्य था उसकी स्थापना की थी। उसके बाद अलग अलग डायनेस्टीज़ या जो वंश थे उन्होंने हमारे भारत पे शासन किया। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले गुलाम वंश स्लैब डायनेस्टी जो कि 1206 टू 1290 AD तक रही। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320 तक। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 AD तक शासन किया। इसके बाद आई सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश 1414 से 1451 AD। लोधी डायनेस्टी 1451 टू 1526 AD। उसके बाद मुग़ल डायनेस्टी 1526 टू 1757 AD तक हमारे भारत पे इनका शासन रहा है। तो इस समय जो शासन था वो मुस्लिम शासकों का था। तो यहाँ पे एक बिल्कुल अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था का विकास हुआ था। वो शिक्षा व्यवस्था जो वैदिक कालीन और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था से बिल्कुल अलग थी। इसके बारे में डॉक्टर F.E. केई ने लिखा भी है कि मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी, क्योंकि मुग़ल हमारे देश में कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे। मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जो भारत में प्रतिरोपित की गई और अपनी नई भूमि में विकसित हुई, जिसका ब्राह्मणी शिक्षा से अल्प संबंध था। Mohammedan education is a foreign system which was transplanted to India and grew up in its new soil which have a little connection with the ब्राह्मणिक एजुकेशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बिल्कुल एक अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था थी। तो जब अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था थी तो इसके उद्देश्य, इसकी विशेषताएं वो भी कुछ अलग ही थी। तो सबसे पहले हम उद्देश्य की बात करते हैं। मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे उस समय? पहले हमने वैदिक शिक्षा के उद्देश्य और बौद्ध शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में जाना था। आज हम वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहला उद्देश्य था वो था ज्ञान का प्रसार, स्प्रेड ऑफ लर्निंग। मध्यकालीन शिक्षा का ये प्रमुख उद्देश्य माना गया था कि जो मुसलमान हैं उनमें ज्ञान का प्रसार करना। जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे उन्होंने हर मुसलमान को ज्ञान प्राप्त करने का संदेश भी दिया था और ज्ञान को एक अमृत की तरह माना था। उन्होंने कहा भी था, उनका एक कथन है मोहम्मद साहब का, कि दान में धन की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा है। छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है। ये मोहम्मद साहब के शब्द थे जो उन्होंने शिक्षा के बारे में कहे थे। तो इस तरह से ज्ञान क्या होता है कि ज्ञान व्यक्ति को अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसमें अंतर करने के लायक बनाता है। अब इसके बाद अगर हम दूसरा इनका उद्देश्य देखें तो वो था इस्लाम धर्म का प्रचार। इनकी जो शिक्षा थी वो पूरी तरह से इस्लाम धर्म पे ही आधारित थी और धर्म का प्रचार करना मुसलमानों में धार्मिक कार्य माना जाता था। तो इसी तरह से इसमें भी उन्होंने कहा था कि माँ बाप के द्वारा बच्चों को दी जाने वाली सभी भेंटों में उदार शिक्षा की भेंट सर्वोत्तम है, उदार शिक्षा देनी चाहिए। तो इसमें अपने जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार करना एक इनकी शिक्षा का उद्देश्य था उस समय। अगला जो उद्देश्य था मुस्लिम संस्कृति का प्रसार, स्प्रेड ऑफ मुस्लिम कल्चर। मतलब जो भी मुस्लिम संस्कृति है उसको हम कैसे प्रचार कर सकते हैं, अपने जो उनके रीति रिवाज थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, उसका माध्यम क्या था? शिक्षा के द्वारा वो उन तक पहुंचाना चाहते थे। तो ये भी एक उस समय का उद्देश्य था कि मुस्लिम संस्कृति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार किया जाए। इसके बाद था धार्मिकता का समावेश। धार्मिकता का समावेश मतलब इनके जो शिक्षा थी उसमें धर्म बहुत ज़्यादा था। शिक्षा के लिए जो मतलब संस्थाएं थी उनको मकतब, मदरसे, ये सब मस्जिद से संबंधित रहते थे और वहीं पे खोले जाते थे। तो इनमें छात्र और अन्य व्यक्ति सभी लोग साथ साथ नमाज भी पढ़ सकें और शिक्षा भी प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से धार्मिकता पूरी तरह से शिक्षा के अंदर रची बसी थी। अगला आता है विशिष्ट नैतिकता का समावेश। विशिष्ट नैतिकता इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो
मुस्लिम जो धर्म था वो बाहर से हमारे देश में आया था, तो ये अपने आप में विशिष्ट था, क्योंकि अभी तक हमारी जो भारतीय संस्कृति थी उसमें वैदिक और बौद्ध संस्कृति और अन्य धर्मों की संस्कृति थी, तो इसलिए एक विशिष्ट नैतिकता लिए हुए था। तो इस मध्यकालीन शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी था कि जो इस्लाम धर्म के अनुरूप जो व्यक्ति हैं उनमें विशिष्ट नैतिकता का प्रचार और प्रसार करना। ठीक है, जो मुस्लिम शासक थे वो अपनी विशिष्ट नैतिकता और संस्कृति के साथ ही भारत आए थे, और वो उस नैतिकता को भारतीयों में भी प्रचलित करना चाहते थे, जिसमें सारे इस्लामी सिद्धांत, कानून, प्रथाएं वो सब भारत में प्रचारित प्रसारित करके वहाँ पे क्रियान्वित भी करना चाहते थे। इसके बाद आता है चरित्र का निर्माण। तो ये भी उस समय का एक उद्देश्य था, एक इम्पॉर्टेंट एम था एजुकेशन का, कि जो व्यक्ति है उसका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके चरित्र का निर्माण भी शिक्षा के द्वारा होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा उसका जो चरित्र है वो उत्तम होना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने एक और है सांसारिक वैभव को प्राप्त करना। सांसारिक वैभव को प्राप्त करना, टू अचीव मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, तो ये इसको भी शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये एक उनके शिक्षा का अन्य उद्देश्य था। और इसके लिए क्या, मुस्लिम शासक जो थे वो शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को अच्छी नौकरियां, उच्च पद, सम्मान, तमगे, ये सारी चीज़ें उनको घोषणा करते थे प्रदान करने की। तो इससे मतलब प्रभावित होकर मुस्लिम छात्रों के साथ बहुत से हिंदू छात्रों ने भी मदरसों में शिक्षा लेना उस समय प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट है मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना। ये भी इनका एक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, कि मुस्लिम शासकों का ये उद्देश्य था कि उन्होंने मुस्लिम सभ्यता, संस्कृति, आदर्शों की जो महत्व है उसका इतना ज़्यादा प्रचार और प्रयास किया जाए, जिससे कि हिंदू जो है उस समय के वो अपनी सभ्यता, संस्कृति को भूलकर मुस्लिम श्रेष्ठता को स्वीकार कर लें। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे लंबे समय तक शासन करना चाह रहे थे, तो जो अपनी नींव है उसको मजबूत करना चाह रहे थे। वो किसके द्वारा हो सकती थी? वो शिक्षा के द्वारा हो सकती थी। ठीक है, तो ये कुछ उद्देश्य थे मुस्लिम शिक्षा के। नेक्स्ट है मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं। इससे पहले हमने वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं देखी थी, अब इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो था शिक्षा का संरक्षण। जो शिक्षा का संरक्षण था वो पूरी तरह से शासकीय संरक्षण था। अभी तक हमने जो दो शिक्षा व्यवस्थाएं पढ़ी हैं, वैदिक और बौद्ध में, वैदिक काल में पूरी तरह से ब्राह्मणों का संरक्षण में शिक्षा होती थी। बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षुओं के संरक्षण में शिक्षा थी, उस पर किसी तरह का राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन मुस्लिम काल में एक विशेषता थी कि इस समय जो शिक्षा दी जाती थी वो शासकों के संरक्षण में दी जाती थी। मतलब जो उस समय जो शासक थे उनका पूरी तरह से उस शिक्षा पे कंट्रोल रहता था। ठीक है, अगला है व्यावहारिक शिक्षा, प्रैक्टिकल एजुकेशन। तो जो मुस्लिम शिक्षा थी वो केवल मतलब परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास तो करते नहीं थे ये, तो ये व्यवहारिक भी थी, व्यवहारिक जीवन के लिए भी हम इस शिक्षा को कह सकते हैं। जैसे कि जो मुस्लिम शासक थे शिक्षा को आध्यात्मिक विकास या मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं मानते थे, बल्कि उसको जीवन के लिए तैयार करते थे, जिससे कि जो छात्र है वो आगे चल के अपने शिक्षा के बेस पे अच्छी उसको नौकरी मिल सके, वो अपनी आजीविका को कमा सके। ठीक है, अगला था निःशुल्क शिक्षा। पिछले दोनों में हमने पढ़ा था, वैदिक में भी निःशुल्क थी, बौद्ध में भी निःशुल्क थी, और यहाँ भी शिक्षा क्या थी? निःशुल्क थी। छात्रों से किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती थी। अगला है व्यक्तिगत संपर्क। शिक्षा का व्यक्तिगत संपर्क मतलब हर मदरसों में मौलवी हुआ करते थे, मकतब में, मदरसों में जो भी शिक्षा संस्थाएं थी वहाँ पे, तो जो उनका अपने छात्रों के साथ में, और उनकी संख्या भी कम होती थी, तो छात्रों के साथ में उनका व्यक्तिगत संपर्क माना जाता था। मतलब वो हर छात्र के प्रति गुरु का एक व्यक्तिगत संपर्क था, और शिक्षक अपने छात्रों के साथ ही उन जगहों पे रहता था, उन संस्थाओं में रहता था। अगला है कक्षा नायकीय पद्धति। मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं में कक्षा नायकी पद्धति का प्रचलन था। जो कक्षाओं के योग्य छात्र होते थे उनको निम्न कक्षाओं में वो पढ़ाते थे, और शिक्षक के अध्यापन कार्य में भी सहायता करते थे। इसके बाद शिक्षक की स्थिति की बात करें तो शिक्षक का सम्मान था समाज में उस समय भी, लेकिन थोड़ा सा जो स्तर था वो उतना मतलब हम अच्छा नहीं कह सकते जैसे कि वैदिक और बौद्ध काल में था। सम्मान पूरा शिक्षक को दिया जाता था, लेकिन एक
आध घटना ऐसी है जिनकी वजह से थोड़ा सा ये देखने में आता है कि शिक्षक जैसे औरंगजेब ने अपने शिक्षक मुल्ला शाह सलेह से भेंट करने की मना कर दी थी। जब वो मिलना चाह रहे थे तो उन्होंने अपने गुरु से मिलने की, मतलब जो उनके शिक्षक थे उससे मिलने से भी मना कर दी थी, और दोबारा उन्होंने जब भेंट करने की प्रार्थना की तो उसको ठुकरा कर उनको सजा भी दे दी थी। तो इस तरह से मतलब जो एक शिक्षक को पहले गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया था, वो इसमें नहीं देखा जा रहा था, लेकिन स्थिति सम्मानजनक थी। अगला है गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध अच्छे थे। गुरु अपने जो शिक्षक होते थे वो अपने छात्रों का ध्यान रखते थे और उनके प्रति स्नेह और पुत्रवत व्यवहार भी करते थे। अगला हमारा आता है अनुशासन एवं दंड। अब अनुशासन और दंड की बात करें तो इस समय अनुशासन और दंड थोड़ा सा कठिन हो गया था, और शारीरिक दंड भी बच्चों को दिया जाता था। जैसे पहले हमने देखा था कि जो दंड वगैरह था वो उतना ज़्यादा बच्चों को नहीं दिया जाता था। बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन में रहता था, स्व अनुशासन में ही रहता था, वैदिक काल में भी बौद्ध काल में भी। और दंड दिया भी जाता था तो उनको उपवास करवाया जाता था या थोड़ा समझा बुझा के उनको मतलब बता दिया जाता। लेकिन इस काल में शारीरिक दंड भी बच्चों को दिया जाता, जैसे कोड़े से मारना, मुर्गा बनाना, ये सब चीज़ें भी की जाती थी। शिक्षा की अनिवार्यता की अगर हम बात करें तो इस समय शिक्षा को अनिवार्य माना गया था। मतलब शिक्षा को ऐसा माना गया था कि सभी को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा एक तरह से हम कह सकते हैं कि अनिवार्य मानी गई थी कि सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो ऐसा अनिवार्यता भी इसकी एक विशेषता थी। इसके बाद साहित्य व इतिहास का विकास काफ़ी हुआ था इस समय, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड हिस्ट्री। साहित्य और इतिहास का विकास, क्योंकि जो शासक थे वो विद्या और कला के प्रेमी थे, तो विद्वानों का काफ़ी वो मतलब ध्यान रखते थे और उनको काफ़ी प्रोत्साहित भी करते थे, अपने दरबार में उनको शामिल करते थे। तो इस तरह से साहित्य और इतिहास का भी काफ़ी विकास उस समय हुआ था। इसके बाद है धार्मिक अलौकिक शिक्षा का समन्वय, सिंथेसिस ऑफ रिलीजियस एंड सेकुलर एजुकेशन। तो शिक्षा की एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता कि धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय। मकतबों में बालकों को कुरान की आयतें भी पढ़ाई जाती थी और साथ में उनको अंकगणित, बातचीत करने का ढंग और भी बहुत सारी चीज़ें, जीवन उपयोगी विषयों का भी अध्ययन कराया जाता था। भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, इन सब की भी शिक्षा उनको दी जाती थी। अगला हम देखते हैं शिक्षा की व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो जो प्राथमिक शिक्षा थी, एलिमेंट्री एजुकेशन, वो मकतबों में दी जाती थी। और प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश से पहले एक रस्म होती थी जिसको बिस्मिल्लाह खानी रस्म कहते थे। ठीक है, इस रस्म में ये प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ करने से पूर्व ये रस्म की जाती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। मतलब 4 साल का, 4 महीने का और 4 दिन का होता था, उस समय ये रस्म की जाती थी। इस रस्म में क्या होता था, बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते थे, मौलवी के सामने उसको बिठाया जाता था, उसके बाद में उसे अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था और कुरान की आयतें वगैरह उससे पढ़वाई जाती थी। और बच्चा नहीं पढ़ पाता था तो बिस्मिल्लाह कह के उसको ये रस्म पूरी की जाती थी। अब पाठ्यक्रम की बात करें प्राथमिक शिक्षा में, तो पढ़ने लिखने और साधारण अंकगणित की शिक्षा मकतबों में दी जाती थी, जिसमें वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान भी कराया जाता था, कुरान की आयतें भी कंठस्थ कराई जाती थी। शिक्षण विधि की बात करें, टीचिंग मेथड, तो पूरी तरह से ओरल थी। छोटे बच्चों के लिए मौखिक शिक्षण विधि होती थी। उच्च शिक्षा में अगर हम देखें तो उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी, और जो पाठ्यक्रम होता था, ये जो उच्च शिक्षा होती थी 10 से 12 वर्ष तक की होती थी, और ये 2 भागों में बटी हुई थी, धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी और लौकिक शिक्षा भी दी जाती थी। शिक्षण विधि थी वो ज़्यादातर मौखिक थी, भाषण विधि का प्रयोग किया जाता था, तर्क विधि का भी प्रयोग किया जाता था। इस समय जो शिक्षा का माध्यम होता था उच्च शिक्षा में, वो फारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। और इसमें जो शिक्षा की अब उपाधियाँ भी दी जाती थी उस समय छात्रों को। उपाधियाँ किन किन छात्रों को दी जाती, जैसे जो छात्र साहित्य में मतलब पढ़ते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, उनको काबिल की उपाधि दी जाती थी। जो धर्मशास्त्र के छात्र होते थे उनको आलिम की उपाधि दी जाती थी, और तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के छात्रों को फाजिल की उपाधि दी जाती थी। तो इस तरह उपाधियों का भी प्रचलन हो गया था। अब शिक्षा संस्थानों के प्रकार की बात करें, जैसे मकतब और मदरसों के बारे में सुना है, तो इसके अलावा भी और भी कुछ संस्थाएं होती थी। सबसे पहले हम मकतब को देखते हैं। मकतब कुतुब शब्द से लिया गया है। कुतुब एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ही रोट, उसने लिखा।
तो और उर्दू भाषा में कुतुब शब्द का अर्थ होता है किताबें। तो ये जो मकतब होते थे ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे और किसी न किसी मस्जिद से संबंधित होते थे। इसके बाद दूसरी हमारी खानकाहें और दरगाहें, तो ये भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे और यहाँ पे केवल मुसलमान बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इसके बाद कुरान स्कूल आते हैं, इसमें कुरान की शिक्षा दी जाती थी, कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। फ़ारसी के स्कूल पर्शियन स्कूल्स थे जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों तरह के छात्र पढ़ते थे और यहाँ पे उनको फ़ारसी का ज्ञान दिया जाता था क्योंकि उस समय राजकाज की जो भाषा थी वो फ़ारसी थी। तो बच्चे फ़ारसी भाषा का ज्ञान करके और राजकाज के लिए वहाँ तैयार किया जाता था। इसके बाद आते हैं अरबी के स्कूल, अरबिक स्कूल। इनका उद्देश्य क्या था? अरबी भाषा और साहित्य के विद्वानों का निर्माण करना। अगला था मदरसे, यहाँ पे उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के दरस शब्द से हुई है। दरस शब्द का अर्थ होता है भाषण। ये आवासीय होते थे, मतलब बच्चे यहाँ पे रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, उच्च शिक्षा के केंद्र थे और सामान्यतः किसी मस्जिद से संलग्न होते थे। यहाँ पे जो शिक्षा का माध्यम होता था वो फ़ारसी भाषा होता था। अब शिक्षा के अन्य क्षेत्र की बात करें तो अन्य क्षेत्र में हमारी सबसे पहले आती है स्त्री शिक्षा, वुमेन्स एजुकेशन। तो वुमेन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा प्रगति उस समय नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा प्रगति इसलिए भी नहीं हुई थी क्योंकि स्त्रियों के लिए क्या था? पर्दा प्रथा थी। तो पर्दा प्रथा की वजह से जो छोटी छोटी लड़कियां थीं वो तो शिक्षा प्राप्त कर लेती थीं, लेकिन जो बड़ी महिलाएं थीं वो घर से बाहर न निकल पाने की वजह से, पर्दा प्रथा की वजह से शिक्षा पाने से वंचित रह जाती थीं। और कुछ जो अच्छे परिवार की जो स्त्रियां होती थीं उनके घरों में ही शिक्षा की व्यवस्था करवाई जाती थी या घरों में ही शिक्षा प्रदान करने के लिए मकतब थे जहाँ पे बड़ी महिलाएं उनको कुरान, गुलिस्ता बोस्ता और सदाचार की पुस्तकें वगैरह पढ़ाती थीं। ठीक है। एक मालवा के शासक थे गयासुद्दीन तुगलक। उन्होंने 1469 में और 1500 तक शासन किया था। तो उन्होंने सारंगपुर में सभी महिलाओं के लिए एक मदरसे की स्थापना की थी। ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा शिक्षा में उनके लिए थोड़ा काम तो किया गया था, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसके बाद बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा की। तो व्यावसायिक शिक्षा में अलग अलग तरह की शिक्षा दी जाती थी, जैसे सैनिक शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा, हस्तकलाओं की शिक्षा, ललित कलाओं की शिक्षा। तो सैनिक शिक्षा को सबसे पहले हम लेते हैं। तो सैनिक शिक्षा, क्योंकि मुस्लिम शासकों का लक्ष्य क्या था कि अपने राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, उसको मजबूत बनाना, तो इसलिए वो हमेशा ये भी सोचते थे कि कहीं हमारे ऊपर कोई आक्रमण ना कर दे। तो सैनिक शिक्षा पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे और सैनिक शिक्षा पे जितने भी शासक थे वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलिट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने पे जोर डालते थे। ठीक है। तो इसमें भी जो राजकुमार थे उनके लिए अलग तरह की शिक्षा दी जाती थी और जो साधारण सैनिक होते थे उनको अलग तरह की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट लेते हैं चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन। ये भी एक तरह की व्यावसायिक शिक्षा ही थी। तो इसमें ज़्यादातर जो उपयुक्त शिक्षा देने के लिए संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है। और ये कुछ उल्लेखनीय जो पुस्तकें थी उस समय, उसमें मदानुस सिफाई सिकंदरी, दस्तूर उल अतिब्बा और तुहफत अल मोमिन, ये चिकित्सा शास्त्र की पुस्तकें थीं। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है हस्तकलाओं की शिक्षा और ललित कलाओं की शिक्षा। हस्तकलाओं की शिक्षा की बात करें तो हस्तकला में जो मुस्लिम शासक थे वो बहुत ही ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। तो ये आर्ट के प्रति बहुत ज़्यादा उनका रुझान बहुत ज़्यादा था आर्ट के लिए। तो उस समय कसीदाकारी, जरी, लकड़ी, हाथी के दांत का काम, दरी, पर्दे, जूते, रेशम, मलमल, आभूषण, ये सारी चीज़ें बहुत इन पे ध्यान दिया गया था और इनकी काफ़ी इनसे संबंधित जो आर्ट थी उसमें काफ़ी विकास भी हुआ था। ठीक है। अगला है ललित कलाओं में। तो मुस्लिम शासक सौंदर्य के उपासक थे, अपने महलों दरवाज़ों में शोभा बढ़ाने के लिए हमेशा लालायित रहते थे, उत्साहित रहते थे। तो उस समय ललित कलाओं का भी बहुत विकास हुआ था। संगीत, चित्रकला, नृत्य कला, ये सारी चीज़ें उस समय काफ़ी विकसित हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस समय शिक्षा के प्रमुख दोष क्या क्या थे। तो दोष की बात करें तो सबसे पहले शिक्षा के लौकिक पक्ष पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। लौकिक पक्ष पे फोकस करने की वजह से क्या हुआ कि जो आध्यात्मिक पक्ष था उसको कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर दिया गया। तो पारलौकिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन को बहुत महत्व दिया था इन्होंने।
तो ये एक उस समय का दोष था। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, जैसे बताया था नेग्लेक्ट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, क्या हुआ था कि पर्दा प्रथा की वजह से बहुत सारी स्त्रियां शिक्षा से वंचित रह गईं और वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकीं। अगला है प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा। जो भी शिक्षा दी जाती थी वो मकतब और मदरसों में दी जाती थी, तो अरबी और फ़ारसी भाषा में ही ज़्यादातर शिक्षा दी जाती थी। तो जो वहाँ की जो प्राचीन भारत की जो प्रांतीय भाषाएं थी उनकी उपेक्षा उस समय की गई। हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा, उस समय जो ज़्यादातर जो शिक्षा होती थी वो मतलब मुसलमानों के लिए ही होती थी। इस्लाम धर्म और जो शासक थे वो इस्लाम धर्म के अनुगामी थे। तो इस तरह मतलब हिंदुओं की शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन क्योंकि अरबी और फ़ारसी में ही शिक्षा दी जाती थी तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा की भी उपेक्षा उस समय हुई। शिक्षा में स्थिरता का अभाव था उस समय। स्थिरता का अभाव इसलिए था क्योंकि जो शासक थे, अब जैसे अभी हमने देखा कौन कौन सी डायनेस्टी एक के बाद एक शासन किया था इंडिया पे, तो एक शासक आता था, वो एक नई तरह की शिक्षा व्यवस्था लागू करता था, नए नए संस्थानों को खोलता था। तो दूसरा शासक आता था तो पता चलता था कि वो उसको तुड़वा रहा है या अपनी तरह से दूसरे विद्यालयों की स्थापना कर रहा है, किसी को बंद कर रहा है। तो इस तरह से एक अस्थिरता सी, स्थिरता का बहुत ज़्यादा अभाव था। शिक्षा में व्यापकता का अभाव था, क्योंकि शिक्षा को इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना गया था, तो इसलिए ये व्यापक रूप प्राप्त नहीं कर सकी थी। राज्य का संरक्षण भी प्राप्त था, तो इसलिए वो मतलब ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में ही थी, छोटे छोटे गांवों में और उस वहाँ कस्बों में शिक्षा नहीं पहुँच पा रही थी, और शिक्षा वहीं पे ज़्यादा हो रही थी जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होती थी। तो ज़्यादा ये व्यापक रूप से नहीं मतलब देश में फैल सकी। इसके बाद था कठोर शारीरिक दंड, सीवियर कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो शिक्षा व्यवस्था में जो बच्चों को अगर पाठ याद नहीं होते थे या कोई गलत काम करते थे तो उन्हें बेंत, कोड़े, घूंसे, लात, थप्पड़, इस तरह से शारीरिक दंड भी दिया जाता था और विभिन्न प्रकार की शारीरिक यातनाएं भी दी जाती थी। मुर्गा बनाना या उनको पीठ या गर्दन पर कोई भारी टुकड़ा रख देना, तो इस तरह से उनको यातनाएं भी दी जाती थी दंड में। अगला है छात्रों की विलासप्रियता, स्टूडेंट्स लव ऑफ लग्जरी। तो इस समय जो प्राचीन काल में जो मुस्लिम छात्र थे वो जैसे वैदिक काल में हमने देखा तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। जो छात्र होते थे वनों में रह के तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। ऐसा मुस्लिम काल में नहीं था। मुस्लिम काल में सारे तरह के सुख साधन, सौंदर्य प्रसाधन, सबकी सुविधाएं उपलब्ध थी। तो जो छात्र होते थे वो काफ़ी विलासी बन जाते थे और सुख भोग पे ज़्यादा अपना ध्यान उसमें देते थे। नेक्स्ट है शिक्षा के आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में देखा, शिक्षा के लौकिक पक्ष पे ज़्यादा बल दिया गया था, तो इस वजह से जो आध्यात्मिक पक्ष था उसकी कहीं ना कहीं उपेक्षा हो गई। तो इस तरह से हमने ये देखा कि मुस्लिम काल में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी, उसके क्या क्या उद्देश्य थे और कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें प्राइमरी एजुकेशन कैसी थी, हायर एजुकेशन कैसी थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने बहुत कम समय में और बहुत ही कम शब्दों में इनको हमने डिस्कस किया है और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।